ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग बना के देखे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग समझ लिए थे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर हुआ था? ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंस। क्या चीज़? क्या चीज़ एक बार और बताना है? हेलो? अच्छा, वो आगे भी हम लोग देखेंगे, है ना। अभी तो प्रोग्राम ही बनाना है पूरा इसमें। ठीक है, मैं बताऊंगा फिर से उसको। ठीक है, पहले अभी फ़िलहाल हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखो, अब क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया था ना सभी को, कि नहीं आया था? अरे यार, तो कल हम लोग देखे थे क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोनों के बारे में डिटेल में समझे थे। ठीक है, अब हम लोग उसका डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ए क्लास इज ए वे ऑफ बाइंडिंग द डेटा एंड एसोसिएटेड मेथड इन अ सिंगल यूनिट। ठीक है, क्लास क्या होता है? एक ऐसा तरीका होता है डेटा और उसके मेथड को बाइंड करने का। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास वेरिएबल इज नोन एज ऑब्जेक्ट, मतलब जो क्लास हम लोग बनाए उसका वेरिएबल जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आता ही आता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, whenever we start executing Java program, the class will be loaded into main memory with the help of class loader system, a part of JVM, only once। ठीक है, मतलब जब भी एक जावा प्रोग्राम लोड होगा, ठीक है, जब भी कोई भी एक क्लास लोड होती है, ठीक है, जावा प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट हुआ, क्लास फाइल बना। ठीक है, क्लास फाइल जो बनता है वो लोड होता है मेन मेमोरी पे। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से करता है? क्लास लोडर सिस्टम की हेल्प से करता है। ठीक है, जो कि जेवीएम का पार्ट है। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जेवीएम का ही देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, ऑब्जेक्ट में है सेकंड पॉइंट, आफ्टर लोडिंग द क्लास इनटू द मेन मेमोरी ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन एन नंबर्स। ठीक है, कितने भी हम लोग एक क्लास के ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? कितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लास में, व्हेन द क्लास आईडी डिफाइंड, ठीक है, देर इज नो मेमोरी स्पेस फॉर डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। ठीक है, जब भी क्लास डिफाइन किया जाता है, जैसे कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाए, ठीक है, हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, ये हम लोग ने एक प्रोग्राम बनाया था। इस प्रोग्राम में जैसे ही हम लोग ये क्लास डिफाइन कर दिए, ठीक है, क्लास डिफाइन कर जब भी हम लोग करते हैं तब तक उसको मेमोरी नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे और क्लास हम लोग लोड होगा, जो भी हम लोग का क्लास फाइल बनेगा, जो हम लोग कल बनाए थे यहाँ पे, ठीक है, जो जावा BCA 3 में हम लोग बनाए थे, यहाँ पे दिख रहा होगा 2 फाइल। ठीक है, तो ये 2 फाइल, ये हमारी फाइल है मेन डॉट जावा फाइल, और जो इसके अंदर क्लास है वही डिस्प्ले डॉट क्लास। ठीक है, तो जब हम लोग रन करते हैं, ये जावा और क्लास नेम हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तब वो क्या करता है? सारे डेटा मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट करता है। क्या करता है? सारे डेटा मेंबर्स को मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, कब एलोकेट करेगा? जब हम लोग उसको रन करेंगे तब, जब उस क्लास को हम लोग रन करेंगे तब। क्लियर? ऑब्जेक्ट में आते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड वी गेट द मेमोरी स्पेस फॉर डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, तो मेमोरी स्पेस डेटा मेंबर्स को तभी मिलता है अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे किसी भी क्लास का। ठीक है, कोई भी क्लास हम लोग बनाए हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो उसका क्लास का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको मेमोरी मिलने वाली ही नहीं है। क्योंकि मेमोरी उसको कब मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है,
और वो ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, जब क्लास होगा, ठीक है। जब क्लास एग्जीक्यूट होगा तभी उसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सी बात यह है, क्लास जो होता है वो डेटा और उसी के एसोसिएटेड मेथड को अगर सिंगल यूनिट में हम लोग जोड़ दें तो उसको क्लास बोलते हैं, और उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। बिना क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिना क्लास का कोई मतलब नहीं है। आया समझ में, ठीक है, ओके। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। थर्ड देखो यहाँ पे अभी मैं पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ ब्रीफ में देख रहे हैं, इसी को हम लोग पूरे थर्ड यूनिट तक हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। मतलब एक एक टॉपिक जो होगा वो पूरा इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही होगा। जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसको पूरा डिटेल में आगे जानेंगे हम लोग, ठीक है। अभी मैं ओवरव्यू से बता रहा हूँ उसका, ठीक है, समझ में आया। अब थर्ड है हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ रिट्रीविंग द एसेंशियल्स डिटेल विदाउट डीलिंग विद द बैकग्राउंड डिटेल्स, ठीक है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि हम लोग अगर कोई भी डेटा को हम लोग यहाँ मैनेज कर रहे हैं तो उसको हम लोग तब तक हाइड करके रखेंगे जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इनडायरेक्टली क्या होगा, वो हाइडिंग ऑफ द डेटा होगा, वहाँ पर पास में है गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पर, ठीक है। देखो जैसे एटीएम होता है, एटीएम हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे कार्ड डिटेल्स वगैरह सब हम लोग डालते हैं या फिर पिन डालते हैं हम लोग, ठीक है। उस एटीएम के अंदर की मैकेनिज्म हम लोग को नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है ना। तो वैसे ही अगर हम लोग को कोई भी चीज़ों का डेटा हम लोग को हाइड करना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी डिटेल्स हम लोग को नेसेसरी, अगर वो डिटेल्स हम लोग को दिखानी है यूज़र को तो हम लोग दिखाते हैं, अदरवाइज उसको हाइड करके रखते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है दो तीन तरह का होता है, ठीक है। एक फिजिकल लेवल पे काम करता है, फिजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं PLA, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन होता है, और थर्ड होता है व्यू लेवल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तीन टाइप के एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। पहला होता है जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर होता है, जैसे कि मान के चलो यूज़र इंटरफेस जो होता है, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉक्सेट रीडर तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, PDF रीडर है, ठीक है। यहाँ पे फॉक्सेट रीडर, ये यूज़र इंटरफेस है इसका, ठीक है। तो यूज़र इंटरफेस जितना अच्छा होगा, ठीक है, जो चीज़ नेसेसरी है हम लोग को दिखाना है यूज़र को, ठीक है, वही चीज़ हम लोग दिखा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हाइड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ फिजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि अगर हम लोग कोई कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हिडन होती है, सिर्फ उसका वर्किंग दिखाया जाता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट होता है कि वो उसको कैसे बनाया गया उससे हम लोग को मतलब नहीं, काम होने से मतलब है, मतलब जो वर्किंग होगा उसका वो हम लोग को दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आता है व्यू लेवल एब्स्ट्रैक्शन। व्यू लेवल मतलब जो, देखो, व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर रिट्रीविंग विदाउट डीलिंग विद द PLA और CLA, ठीक है। मतलब उसका फिजिकल लेवल क्या है, उसका कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल क्या है, हम लोग को मतलब नहीं है। जो डेटा हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, जो हम लोग डेटा रिट्रीव कर रहे हैं उस एप्लीकेशन से, ठीक है, वो यूज़र को दिखाना है, वो यूज़र को नहीं दिखाना है, ठीक है। नेसेसरी चीज़ दिखाओ, अननेसेसरी चीज़ नहीं दिखेगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे टाइम स्टैम्प होता है, ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है वो डेटाबेस पे ऑटोमेटिकली डलते रहता है, ठीक है। DBMS जानते होंगे, ठीक है, जितने भी क्वेरीज होती है, जितनी भी क्वेरीज चलती है, ठीक है, उसके साथ में एक हिडन डेटा भी जाता है और एडिशनल कॉलम बनता है टाइम स्टैम्प का। हम लोग उसको बना भी सकते हैं, उसको नहीं भी बना सकते। मतलब अगर उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका लॉग देखेंगे हम लोग,
तो उस लॉग में हम लोग को जितनी क्वेरीज हम लोग ने वहाँ पर रन किया है उतनी क्वेरीज का हम लोग का एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा कि हम लोग ने इस क्वेरीज को कितने बजे वहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, वो DBMS सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अननेसेसरी चीज़ें यूज़र को कंफ्यूज करती है, इसी कारण वो दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यूज़र के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है, यूज़र को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, क्या दिखाना है यूज़र को। ठीक है, तो उस चीज़ों में हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है वो डिटेल में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आगे समझ में। ठीक है, ठीक है, तो मैं ओवरव्यू अभी बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, इसका मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग धीरे 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 टॉपिक हम लोग करते करते उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है डेटा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, डेटा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, डेटा एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप ऑन डेटा एंड एसोसिएटेड मेथड इन ए सिंगल यूनिट। ठीक है, डेटा एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लास को ही बोलते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर क्या क्या होता है, उसके डेटा मेंबर्स होते हैं और उसके मेथड्स होते हैं। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग रैप कर दें, रैप करना मतलब ऐसे बांध के एकदम पैक करके हम लोग डब्बे में रख दिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेटा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो डेटा एनकैप्सुलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग डेटा और उससे रिलेटेड मेथड्स, ठीक है, दोनों को हम लोग सिंगल यूनिट में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब डेटा एनकैप्सुलेशन यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर अचीविंग डेटा इंफॉर्मेशन हाइडिंग, दैट इज सिक्योरिटी। ठीक है, डेटा एनकैप्सुलेशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम लोग कोई डेटा को हाइड कर सके या फिर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, डेटा को हाइड कब करना है, डेटा को प्रोवाइड कब करना है, वो सारा एनकैप्सुलेशन में डिसाइड होता है। ठीक है, अगर रैप कर देंगे, अगर मान के चलो जैसे हमारा घर है, ठीक है, हमारे घर में हम रहते हैं और हमारी चीज़ें रहती है। ठीक है, जैसे मेरा एक पर्सनल रूम है, वहाँ पे मेरा पर्सनल कंप्यूटर रखा होगा, पर्सनल लैपटॉप होगा, पर्सनल मोबाइल होगा। ठीक है, कुछ पर्सनल वहाँ पे बुक्स रखी होंगी, पर्सनल मेरा बेड होगा। ठीक है, या फिर पर्सनल मेरा कोई भी रैक होगा। ठीक है, अलमारी होगी, मेरे पर्सनल ड्रेस होंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें एक रूम के अंदर बंद है। ठीक है, अब वहीं से हम लोग क्या करते हैं, वो सारे डेटा को यूज़ करते हैं, मतलब वो जो चीज़ें हमारी रखी है वो सारे डेटा है मान लो, और उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब वो उसकी फंक्शनैलिटी भी हम लोग को मिलती है। तो दोनों एक साथ रैप किया गया है, इसका मतलब वो क्या है, डेटा एनकैप्सुलेशन है। ठीक है, तो वहाँ से जो हम लोग को डेटा चाहिए वो हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग को जो डेटा हाइड करना है, कुछ चीज़ छुपा के रखना है हम लोग को, ठीक है, तो हम लोग वहाँ छुपा भी सकते हैं। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ हम लोग यहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग को सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर हम लोग के पास एक पर्सनल क्लास बना हुआ है तो हम लोग को डेटा की सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी वांट टू सेंड द डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर वी मस्ट ऑलवेज सेंड इन द फॉर्म ऑफ जावा ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, सिंस बाय डिफॉल्ट द जावा ऑब्जेक्ट इज इन एनक्रिप्टेड फॉर्म वी शुड नॉट सेंड द डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल डेटा। ठीक है, जब भी हम लोग कोई डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है, अगर हम लोग कोई इंटरनेट एप्लीकेशन बना रहे हैं और हम लोग कोई डेटा सेंड कर रहे हैं क्लाइंट टू सर्वर, मतलब किसी क्लाइंट सिस्टम से सर्वर में, ठीक है, तो हम लोग उसको जावा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उसको सेंड करेंगे। हम लोग पूरा का पूरा क्लास फाइल या फिर वैसा हम लोग सेंड नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग कोई जावा फाइल उठा के सेंड नहीं करेंगे, हम लोग क्या सेंड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट भी होगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, एनक्रिप्शन उसमें लगा होगा, मतलब वो
बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो ये था डेटा एनकैप्सुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनहेरिटेंस में। ठीक है, देखो अब इनहेरिटेंस जो होता है वो जनरली दो क्लास के बीच में होता है। ठीक है, इसमें सिंगल क्लास का कोई काम नहीं है, हम लोग को यहाँ पे दो क्लास चाहिए होती है। ठीक है, हम लोग एक क्लास की जितनी भी डेटा है, जितने भी उसमें मेथड्स बने हुए हैं, ठीक है, सब हम लोग दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फीचर्स, डेटा मेंबर्स प्लस मेथड्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम लोग के पास दो क्लास है, अगर दोनों में हम लोग इनहेरिटेंस अप्लाई किए तो एक क्लास के जो भी फीचर्स होंगे, मतलब डेटा मेंबर्स और मेथड्स, ठीक है, वो हम लोग दूसरे क्लास में भी एक्सेस करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, इसका फ़ायदा है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मतलब हम लोग एक क्लास में अगर मान के चलो हम लोग जैसे एड्रेस, ठीक है, एड्रेस क्या होता है, सभी का होता है। ठीक है, एड्रेस नाम का मैंने क्लास बना लिया। ठीक है, एड्रेस के अंदर क्या क्या होता है? ठीक है, हाउस नंबर होता है, ठीक है, लोकेलिटी होता है, स्ट्रीट नंबर होता है, ठीक है, सिटी होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर जिप कोड होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, वो डेटा है उसके। ठीक है, एड्रेस का डेटा हो गया। अब सेम एड्रेस के अंदर जितने भी फीचर्स है, मतलब जो भी उसका डेटा हो गया, इतने सारे डेटा मेंबर्स है वहाँ पे, वो ही अगर हम लोग एक बार डिफाइन किए वहाँ पे, और उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेरिट करते जा रहे हैं दूसरे क्लास में। जैसे एक स्टूडेंट बना लिए, स्टूडेंट का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, वहाँ उसको क्या कर लिए, इनहेरिट कर लिए। ठीक है, अगर कोई पेरेंट है या फिर कोई टीचर है, ठीक है, टीचर का भी एड्रेस होगा। ठीक है, वो एड्रेस को यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लिए, उसको इनहेरिट कर दिए। ठीक, तो हम लोग क्या किए, एक बार उसको डिफाइन कर दिए, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, दो तीन जगह उसको इनहेरिट करके यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द क्लास विच इज गिविंग द फीचर इज नोन एज बेस और पेरेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को फीचर्स दे रहा है वो हमारा पेरेंट क्लास होगा, मतलब पेरेंट क्लास से हमको कोई ना कोई फीचर मिलता है। जैसे हम लोग भी, हमारे पेरेंट्स होते हैं तो किसी की आँख उनसे मिलती है, किसी की नाक उनसे मिलती है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा कोई ना कोई प्रॉपर्टी हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, तो वैसे ही बिल्कुल, ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं तो हम लोग कोई कोई वहाँ से क्या करते हैं, किसी की नाक मिलती है, किसी की आँख मिलती है, किसी की हाइट लंबी होती है। ठीक है, तो वैसे कुछ कुछ हम लोग को प्रॉपर्टीज़, फीचर्स हम लोग को मिले होते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारा पेरेंट क्लास होगा वहाँ से हम लोग फीचर्स लेके कहाँ पे एक्सेस करेंगे, उसको चाइल्ड क्लास में एक्सेस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, जिसमें एक्वायर कर रहे हैं, जिसमें वो फीचर्स को ले रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास और सब क्लास। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इंस्टेंस इज नोन एज सब क्लासिंग और डेरिवेशन और एक्सटेंडेबल क्लासेस और रीयूजेबिलिटी। ठीक है, जो भी हम लोग उसका फीचर्स को यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसका एक इंस्टेंस हम लोग अपने में क्लास में बना रहे हैं। इंस्टेंस मीन्स कॉपी। ठीक है, इंस्टेंस मतलब कॉपी होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था एड्रेस का, तो एड्रेस के अंदर जितने होंगे डेटा मेंबर, ठीक है, तो सबका एक कॉपी कहाँ पे बन जाएगा, चाइल्ड क्लास में बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वहाँ से एक इंस्टेंस बन गया है। ठीक है, तो अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर तो उसके चाइल्ड क्लास के रहेंगे ही, प्लस एड्रेस वाला जो भी डेटा मेंबर होगा सारे के सारे अवेलेबल होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम इज़ वेरी लेस। ठीक है, रिडंडेंसी ऑफ द कोड इज़ रिड्यूसिंग, मतलब डुप्लीकेशन जो होता है कोड का
वो नहीं होता है, ठीक है। हम लोग को बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हेंस वी गेट लेस मेमोरी कॉस्ट एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है, ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस जब बनाते हैं तो हम लोग को बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बिना इनहेरिटेंस के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को बार बार सेम कोड वहाँ डालना पड़ेगा। तो हम लोग क्यों मेमोरी वेस्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। जितना ज़्यादा मेमोरी कम लगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा मेमोरी कम लगे उतना ही ज़्यादा हम लोग अच्छा एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे, उतना ही अच्छे से हम लोग डेटा को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। जो भी इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट होता है, मतलब अगर कोई रिसोर्स लग रहा है उसमें, अगर हम लोग मान के चलो एक ही रिसोर्स है, एक ही रिसोर्स से हम लोग 2-3 काम कर ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कॉस्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वी कैन अचीव द स्लोगन राइट वन रीयूज और रन एनीवेयर, इसको हम बोलते हैं वोरा, ठीक है। राइट वन रीयूज एनीवेयर, ठीक है। एक बार लिखो और जहां मन चाहे वहां यूज करो, ठीक है। तो ये था इनहेरिटेंस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में अगर देखें तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? पढ़े कि नहीं पढ़े? अतुल पढ़े हो ना? ओके, ठीक है। तो आगे बताने की ज़रूरत है क्या? डिटेल में अभी बताऊं कि बाद में बताऊंगा? बताओ, आप लोग बताओ। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस है, यहाँ पे एक बेस क्लास होगा और इसके अंदर जितने भी इसके प्रॉपर्टीज़ होंगे वो कहाँ डिराइव होंगे? उसके चाइल्ड क्लास पे। मतलब C1 के अंदर जितने भी उसके डेटा मेंबर्स और मेथड्स होंगे सारे के सारे अवेलेबल किस में होंगे? C2 में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बेस क्लास और सिंगल डिराइव क्लास की बात हो रही है, ठीक है। तो बेस क्लास को हम लोग पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है, और C2 को हम लोग डिराइव क्लास के अलावा चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कोई 2 क्लास के बीच में होगा। मतलब C1 को कौन इनहेरिट कर रहा है? C2 इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। मल्टीपल लेवल में क्या होगा? ठीक है, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस इज द वन विच देयर एग्जिस्ट सिंगल बेस क्लास, सिंगल डिराइव्ड क्लास एंड n नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बेस क्लास, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम से समझना, ठीक है। एक सिंगल बेस क्लास है C1, ठीक है। इसके अंदर कोई डेटा मेंबर हम लोग डिफाइन कर लिए, ठीक है। फिर उसको इनहेरिट हम लोग किस में कर दिए? C2 में कर दिए। तो C2 जो है वो चाइल्ड क्लास है C1 का, ठीक है। फिर हम लोग C2 को कहाँ किस में इनहेरिट कर दिए? C3 में। मतलब C3 में C1 और C2 दोनों का एक्सेस होगा, ठीक है। दोनों के डेटा मेंबर्स जो है वो कहाँ पे एक्सेस होंगे? C3 में एक्सेस होंगे। और फर्दर हम लोग यहाँ पे C3 को फिर से हम लोग इनहेरिट कर दिए C4 में। मतलब C1 C2 C3 तीनों का आ जाएगा C4 में, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये फाइनल क्या हो जाएगा? डिराइव्ड क्लास इसको हम बोलेंगे, और जो यहाँ के C2 और C3 जो है उसको इंटरमीडिएट क्लास बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये भी चाइल्ड क्लास है। C2 किसका चाइल्ड क्लास है या फिर डिराइव्ड क्लास है? C1 का है। C3 किसका है? C2 का है, ठीक है। C4 किसका है? C3 का है। इस टाइप से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पे बनते जाता है, क्लियर। थर्ड आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज द वन इन विच देयर एग्जिस्ट सिंगल बेस क्लास एंड n नंबर ऑफ डिराइव्ड क्लासेस, ठीक है। सिंगल बेस क्लास होता है और इसी बेस क्लास को मल्टीपल दूसरे क्लासेस जो है इनहेरिट करते हैं, ठीक है। जैसे C1 जो है सिंगल बेस क्लास है, C2 जो है इस C1 को इनहेरिट किया हुआ है,
C3 भी जो है वो C1 को इनहेरिट किया, और Cn मतलब अप टू n नंबर ऑफ क्लासेस C1 को ही इनहेरिट किया। इसको हम लोग बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब यहाँ पे देखो हायरार्की बन रही है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल, इस टाइप से हायरार्की बन रही है, ठीक। अब देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज द वन इन विच देयर एग्जिस्ट n नंबर ऑफ बेस क्लासेस एंड सिंगल डिराइव्ड क्लासेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जावा सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे C++ में होता था, C++ हम लोग कॉमा देके क्या कर सकते थे, हम लोग कॉमा 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 करके हम लोग जैसे क्लास A कॉमा B कॉमा C इस टाइप से हम लोग इनहेरिट कर पाते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जावा सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंसेस आर नॉट सपोर्टेड बाय जावा थ्रू क्लासेस, बट इट इज़ सपोर्टेड बाय द जावा थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसेस। इंटरफेसेस के कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो इम्प्लीमेंट किससे होगा, इंटरफेस से इम्प्लीमेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अवेलेबल इनहेरिटेंस टाइप्स, ठीक है। कोई दो इनहेरिटेंस को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो वो हाइब्रिड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इस डायग्राम में देखो, फर्स्ट वाले में, ठीक है, C1 एक क्लास है, C2 एक क्लास है, दोनों को इनहेरिट कर लिए, ठीक है। उसको यहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस यूज़ किए हैं, ठीक है। लेकिन C4 और C4 यहाँ पे दो क्लास दिख रहा है, ठीक है। तो ये C2 है, ठीक है। C2 जो है वो C4 में भी इनहेरिट हुआ है और C2 जो है वो C4 में भी इनहेरिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज है। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस प्लस हायरार्किकल इनहेरिटेंस दोनों यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हाइब्रिड इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस समझ में आया, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा ओवरव्यू जो इनहेरिटेंस का हम लोग देखे, ठीक है। किसी कुछ डाउट है क्या, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो।